हेलो एवरीवन। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया। तो इसमें जमींदार वर्ग की क्या भूमिका थी, यह ब्रिटिश शासन से संरक्षण था, संपत्ति की सुरक्षा, करों का प्रश्न, सिविल सेवाओं की भर्ती आदि चुनौतियां थीं। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और 1938 में भूमिधारकों की समिति का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जमींदारों ने कांग्रेस की स्थापना में आर्थिक सहायता दी, क्योंकि नरमपंथी मांगे जमींदारों के हितों के अनुरूप थीं। कांग्रेस में जन सहभागिता बढ़ने से मांगों का स्वरूप बदल गया, जैसे स्वराज, लोकतंत्र, अधिकार। फलस्वरूप जमींदार वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया, क्योंकि उनके विशेष अधिकारों पर संकट आया। ब्रिटिश सरकार ने भी जमींदारों को अधिक संरक्षण दिया ताकि वे राष्ट्रवादी आंदोलन में अवरोधक बन सकें। इसलिए जमींदार वर्ग का हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग जैसे दक्षिणपंथी संगठनों की ओर झुकाव बढ़ा। पूंजीपति वर्ग की इसमें क्या भूमिका रही? इससे सूदखोर महाजन ब्रिटिश शासन से संरक्षण प्राप्त करते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में बाधक नहीं बने ये लोग। व्यापारी वर्ग की भी यही भूमिका रही। ब्रिटिश राज के विदेशी व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में बाधक नहीं बने। उद्योगपति पूंजी का प्रबंधन, तकनीक, कुशल मानव संसाधन आदि पर निर्भर थे। उनके हित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन से अंतर्विरोध था, किंतु प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया। स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल आंदोलन 1915, असहयोग आंदोलन 1920 में नैतिक समर्थन दिया। 1930 तक दो नई प्रवृत्तियां उभरी: कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास और गांधी जी का मध्यस्थ के रूप में उभरना। फलस्वरूप उद्योगपतियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा। सब में मजदूर वर्ग की भूमिका क्या रही? भारत का मजदूर वर्ग यूरोप के समान स्थायी वर्ग के रूप में नहीं था, इसलिए भारतीय मजदूर वर्ग में चेतना का अभाव था। किंतु मजदूर वर्ग की प्राथमिकता सदैव राष्ट्रीय आंदोलन रही। यद्यपि पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध भी आंदोलन करता था। तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध जन हड़ताल हुई। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का समर्थन किया। 1920 के बाद कम्युनिस्ट एवं क्रांतिकारियों ने मजदूर आंदोलनों को संगठित प्रेरित किया, किंतु कम्युनिस्ट मजदूर आंदोलनों को जन क्रांति के रूप में विकसित नहीं कर सके। इस कारण मजदूर वर्ग में गांधीवादी आंदोलन अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रकट हुआ। मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही? मध्यम वर्ग ब्रिटिश साम्राज्य की देन था। मुक्त व्यापार, प्रशासन, न्याय, सेना एवं पुलिस आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न हुआ। पश्चिमी सभ्यता का आधुनिकरण और जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब एमसीक्यू देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया। ऑप्शन बी है, अभद्रता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। ऑप्शन सी है, पूरे भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार, व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा। डी है, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अभद्रता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन के नागरिकों को 1813 में भारत के से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारतीय बाजार मशीन निर्मित एवं सस्ते आयात से भर गया। वहीं यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए प्रवेश करना और कठिन हो गया, जिससे देसी पूंजीवाद में अवरोध पैदा हुआ। सरकार की भारतीय उद्योग में रुचि न लेने अर्थात अबाध्यता से देश पूंजीवाद को नुकसान हुआ एवं परंपरागत उद्योगों में गिरावट आई। अतः कथन बी सही नहीं है। भारतीय दुर्गम क्षेत्रों में विनिर्मित सामान पहुंचाने एवं कच्चे माल के दोहन के उद्देश्य से अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया। इससे पहले बॉम्बे के भीतरी क्षेत्रों में पहुंचना कठिन था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किनका एक सबसे उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो ऑप्शन है, सूत तथा गेहूं, बी है चीनी तथा अल्कोहल, सी है चीनी तथा चावल, डी है लोहा तथा इस्पात। तो ऑप्शन ए सही है, सूत तथा गेहूं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरुआत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में स्थित इंडो यूरोपीय फर्मों ने कपास, इंडिगो, चावल और अफीम का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त आटे तब इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनशालाएं, कागज व चीनी मिलें, लौह और इस्पात आदि खनिज उद्योग भी विकसित हुए। भारत सदियों से सूती वस्तुओं का संसार में सबसे बड़ा निर्यातक था, परंतु अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादनों का आयात करने वाला तपा सूत कपास का निर्यात करने वाला बन गया। इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि।
ऑप्शन बी, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। और ऑप्शन डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि का वाणिज्यकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी और ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। सर्वाधिक है कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमजोर होने के कारण वहां होने वाले औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। निष्कर्ष रूप से अगर कहा जाए तो कृषि के वाणिज्यकरण से गांवों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषक दंगे हुए। इस प्रकार वाणिज्यकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। विकल्प सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, जोतदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह धनी विकास का वर्ग था। सेकंड है, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी है एक और दो दोनों, सी है केवल दो, डी है न तो एक न ही दो। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक कथन सही है, यह धनी किसानों का वर्ग था। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। वे लोग बड़े बड़े रकबे पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था, इसलिए फर्स्ट सही है। जोतदारों जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांवों में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी कि लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे, इसलिए कथन दो गलत है। नेक्स्ट है, पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। सेकंड है, ये झूम खेती करते थे। थर्ड है, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, बी है केवल दो, सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसमें तीनों सही है, एक, दो और तीन। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। ये झूम खेती करते थे। ये लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त बेचने हेतु रेशम के कोया और राल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनका मुखिया अपना समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों का निपटाते थे। मैदान में रहने वाला जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों से सुरक्षित आवागमन के लिए पथकर नियमित रूप से देते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। सेकंड है, ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। थर्ड है, जमींदारों तथा भूमि स्वामियों के स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी है दो और तीन, सी है एक और दो, डी है केवल दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदारों तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को ही राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने की वॉरेन हेस्टिंग की नीति के कारण हुआ। भू राजस्व का भारी बोझ और वसूली संबंधी सख्त कानून, जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलंब होने पर जमींदारों की संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गईं। जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। जमींदारों तथा नए भूस्वामियों ने लगान वसूल करने के अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों पर अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया। अतः इस प्रक्रिया की एक श्रृंखला बन गई, जिससे वास्तविक किसान तथा सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिए आ गए। जमींदार तथा भूस्वामी सुरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ विदेशी शासकों के राजनीतिक समर्थक बन गए तथा इन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि इनको महसूस हुआ कि इनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन से ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली।
सेकंड है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, डी है न तो एक नहीं दो। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान केवल भू राजस्व प्राप्त करने पर था। ब्रिटिश शासन काल में कृषि शिक्षा पूर्णतः अपेक्षित थी। 1939 में पूरे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। नेक्स्ट है कथन औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। कारण है ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए। ऑप्शन ए कथन सही है, कारण भी सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योग पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। भारत में श्रम अत्यंत सस्ता था, कच्चा माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध था तथा तैयार वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसियों का विशाल बाजार उपलब्ध था। यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिएगा।